जब कांच की छड़ को रेशम के टुकड़े से रगड़ते हैं तो दोनों पर आवेश आ जाता है। ठीक है, इस प्रकार की परिघटना का वस्तुओं के अन्य युग्मों में भी प्रेक्षण किया जाता है। स्पष्ट कीजिए यह प्रेक्षण आवेश संरक्षण के नियम से किस प्रकार सामंजस्य रखता है। मतलब बताया गया कांच के टुकड़े को किससे रगड़ा जाता है, रेशम से रगड़ा जाता है, तो दोनों पर आवेश आ जाता है। हमने बताया था आवेश है क्या, वास्तव में आवेश एक ऐसा किसी वस्तु का गुण होता है जो किसी अन्य वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, एग्जाम्पल हमने एक बार दिया ही था कि अगर हम अपने इस पेन को बाल में देर तक रगड़ते रहें और उसके बाद में कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के पास में ले जाएं तो ये पेन कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करने लगता है। इसका कारण सिर्फ यही है कि पेन पर आवेश आ जाता है। और पेन पर ही केवल आवेश नहीं आता है, अगर पेन पर आवेश आया है तो इसका मतलब है आपके बालों पर भी उस समय आवेश आ चुका होता है। ठीक है, अगर आवेश आएगा तो दोनों पर आएगा जिनको रगड़ा जाएगा। ठीक है, अब यहां पर यह बताया गया है, क्वेश्चन है जब कांच की छड़ को रेशम के टुकड़े से रगड़ते हैं तो दोनों पर आवेश आ जाता है। ठीक है, दोनों पर आवेश आ जाता है। कांच पर याद रखिएगा, कांच पर धनावेश उत्पन्न होता है और रेशम पर ऋणावेश उत्पन्न होता है। कांच से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल करके रेशम पर चले जाते हैं। ठीक है, अच्छा, जिससे दोनों पर आवेश आ जाता है। अब ये जो परिघटना है, ये जो प्रेक्षण अन्य वस्तुओं पर भी किया जाता है और यही बात होती है कि दोनों पर आवेश आ जाता है। तो ये जो परिघटना है, ये जो हमने प्रयोग किया कि दोनों पर आवेश आ जाता है, यह घटना आवेश संरक्षण को किस प्रकार से व्यक्त करती है, ये हमें बताना है कि ये आवेश संरक्षण से किस प्रकार संबंधित है। आवेश संरक्षण होता क्या है? आवेश संरक्षण मैंने बताया था कि आवेश संरक्षण का मतलब ये है कि आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। इसे सिर्फ एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है, ट्रांसफर किया जा सकता है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, अर्थात हम इसी को अगर दूसरे शब्दों में कहें तो किसी भी एक, अगर हम कहें एक बॉडी है तो उस बॉडी का जो संपूर्ण आवेश होता है वह नियत रहता है। ठीक है, हमेशा संपूर्ण आवेश क्या होता है? नियत रहता है। पूरे विश्व का संपूर्ण आवेश नियत है। ठीक है, इसी प्रकार अलग अलग कोई भी बॉडी है अलग, ठीक है, वो अन्य किसी चीज से अगर कनेक्टेड नहीं है तो उसका आवेश हमेशा नियत रहेगा। और अब देखते हैं ये वाली जो परिघटना है वो किस प्रकार इस बात को प्रूफ करती है, आवेश संरक्षण को। ठीक है, अगर हम बात करें रेशम और कांच के टुकड़े की, सुनेगा मेरी बात, रेशम और कांच के टुकड़े की बात कर रहे हैं। जब तक रेशम और कांच का टुकड़ा एक दूसरे से रगड़े नहीं जाते हैं तब तक उन पर कोई आवेश नहीं होता है। इस स्थिति में हम कह सकते हैं कि इनका नेट आवेश या कुल आवेश शून्य है। ठीक है, शून्य है। इसके बाद में क्या होता है, इनको रगड़ा जाता है। तो जब रगड़ा जाता है तो कांच से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल करके रेशम पर आ जाते हैं, जिसके कारण कांच धनावेशित हो जाता है और रेशम ऋणावेशित हो जाता है। जितना कांच पर धनावेश उत्पन्न होता है उतना ही कांच पर रेशम पर ऋणावेश उत्पन्न होता है। अगर हम इन दोनों आवेशों को पुनः जोड़ें, जैसे मान लिया कि कांच पर 5 कूलाम का धनावेश उत्पन्न हुआ, एग्जाम्पल लिया, तो रेशम पर 5 कूलाम का ही ऋणावेश उत्पन्न हो जाएगा। अगर हम इनका फिर कुल आवेश निकालें, कुल आवेश मतलब दोनों को जोड़ें, 5 और -5 को जोड़ेंगे तो फिर क्या आएगा? दोनों पर आवेश अलग अलग तो है, लेकिन अगर हम उसका कुल आवेश देखें तो शून्य ही है। अभी समझ रहे ना, पहले भी शून्य था, अब भी शून्य है, आवेश बदला नहीं है। पहले भी नेट आवेश शून्य था, अब दोनों पर अलग अलग आवेश तो कुछ ना कुछ है, लेकिन अगर हम नेट आवेश निकालेंगे तो अब भी शून्य रहेगा, अर्थात आवेश नियत रहता है, बदला नहीं है। ठीक है, तो नेट आवेश नियत रहता है, याद रखिएगा। ठीक है, और इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि यही आवेश संरक्षण का नियम होता है कि आवेश नियत रहता है ना, किसी भी बॉडी का आवेश जो है वो नियत रहता है, जिसको स्थानांतरित हो जाएगा। जैसे मान लिया कि एक ये बॉडी है, इसमें कई सारे छोटे छोटे टुकड़े हैं। ठीक है, छोटे छोटे टुकड़े हैं।
इस पर 5 कूलाम का आवेश है, इस पर -3 है, इस पर 2 है, इस पर -6 है, मान लिया। अभी इसका नेट आवेश क्या है बताइए। तो अभी इसका नेट आवेश क्या होगा, 5 + 2 -3 -6 इक्वल कितना हो जाएगा, 7 - 9 = -2। अब हम क्या करें, इसको उठा करके हिला दें, और हिलाएंगे तो ये एक दूसरे से टकराएंगे, मान लिया अंदर, ठीक है। टकराने के बाद में इन पर आवेशों की मात्रा बदल चुकी होगी, ठीक है, बदल जाएगी। हो सकता है कि इस पर हमारा -2 आ जाए, इस पर हमारा 6 आ जाए, +6 आ जाए, -6 नहीं, ठीक है। और यहाँ पर हमारा मान लिया कि 4 आ जाए, ठीक है, तो यहाँ पर -6, इस तरह से आ सकता है। मैंने कुछ गलत किया है ना, 2 नहीं होगा, यहाँ पर होगा 10, ठीक, -10, इस तरह से आ सकता है आवेश। ध्यान से देखिए, ध्यान से देखो। अब भी इसका नेट आवेश कितना है, नेट आवेश देखें आप, -2 +6 +4 -10, 10 और 2 -12, नेट आवेश वही है, ठीक है। अलग अलग बॉडी में आवेश की मात्रा कम ज्यादा हो सकती है, लेकिन अगर हम नेट आवेश देखेंगे तो वो नियत रहेगा, जितना पहले था उतना अब भी है, ठीक है। तो हम और यही आवेश संरक्षण को व्यक्त करता है कि आवेश संरक्षित रहता है, जितना था उतना ही बाद में भी रहता है, ठीक है। तो आवेश संरक्षण को ये इसी प्रकार व्यक्त करता है। तो हम इसको, हमें लिखना है तो इसको लिख लेते हैं, एक बार लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1.5 डालिएगा और उसका आंसर लिखना स्टार्ट करिए। न्यूमेरिकल नहीं है, मैंने बताया था कुछ थ्योरेटिकल भी पोर्शन है इसमें, कुछ न्यूमेरिकल है, तो ये थ्योरेटिकल है पूरा, नोट करिएगा। लिखिए, जब कांच तथा रेशम के टुकड़ों को, जब कांच तथा रेशम के टुकड़ों को रगड़ा नहीं जाता है, रगड़ा नहीं जाता है, उस स्थिति में इनका नेट आवेश शून्य होता है, शून्य होता है, नेट आवेश शून्य होता है। किंतु जब कांच के टुकड़े को रेशम से रगड़ते हैं, किंतु जब कांच के टुकड़े को रेशम से रगड़ते हैं, रेशम से रगड़ते हैं, तो कांच से कुछ इलेक्ट्रॉन निकलकर, तो कांच से कुछ इलेक्ट्रॉन निकलकर रेशम पर चले जाते हैं, रेशम पर चले जाते हैं, जिसके कारण कांच पर धनावेश उत्पन्न हो जाता है। कांच पर धनावेश उत्पन्न हो जाता है तथा रेशम पर उतना ही ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है। मतलब जितना कांच पर धनावेश बनेगा उतना ही रेशम पर ऋणावेश, तथा रेशम पर उतना ही ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है। किंतु इनका नेट आवेश, किंतु इनका नेट आवेश अब भी शून्य ही होता है।
इस प्रकार यह परिघटना आवेश संरक्षण को व्यक्त करती है। ठीक है, इसमें कोई समझने में प्रॉब्लम तो है नहीं, इजी है। ठीक है, तो ये हो गई अपने 1.5 की कहानी। अब हम लोग चलते हैं आगे 1.6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 1.6 ध्यान से देखिए। 4 बिंदु आवेश QA बराबर में 2 माइक्रोकूलाम। 4 बिंदु आवेश हैं, QA दिया है 2 माइक्रोकूलाम। ठीक है, आगे और दिया है QB बराबर है -5 माइक्रोकूलाम, QB बराबर है -5 माइक्रोकूलाम, QC बराबर है कितना, QC बराबर है 2 माइक्रोकूलाम और QD बराबर है +5 माइक्रोकूलाम, -5, ओके, -5 माइक्रोकूलाम। 10 सेंटीमीटर भुजा के किसी वर्ग ABCD के शीर्षों पर अवस्थित हैं। ठीक है, 10 सेंटीमीटर की भुजा का एक वर्ग है ABCD और इनके शीर्षों पर ये चारों आवेश रखे हुए हैं। अब आपको क्या बताना है, ध्यान से देखिए। आपको बताना है वर्ग के केंद्र पर रखे 1 कूलाम आवेश पर लगने वाला बल कितना होगा, ये आपको बताना है। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर एक वर्ग हम लोगों को पहले ले लेना है, क्योंकि ये आवेश कहाँ रखे हैं तो बताया है एक वर्ग के शीर्ष पर रखे हैं। वर्ग के शीर्ष ABCD करके हम लोग लिख देते हैं। ये A शीर्ष हो गया, A हो गया, ये B हो गया, C हो गया और D हो गया। ठीक है, A पर कितना आवेश है, 2 माइक्रोकूलाम है। B पर है -5 माइक्रोकूलाम, -5 माइक्रोकूलाम। ठीक है, और C पर कितना है, 2 माइक्रोकूलाम और D पर हमारा -5 माइक्रोकूलाम है। ठीक है, वर्ग के केंद्र पर कोई आवेश रखा है और यहाँ पर इसने पूछा है इस पर लगने वाला जो बल होगा वो बताना है कितना होगा। और कितना आवेश रखा है, 1 माइक्रोकूलाम का आवेश रखा है। ठीक, यहाँ पर 1 माइक्रोकूलाम का आवेश रखा है और आपको बताना है इस पर लगने वाला बल कितना होगा। ठीक, आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर इस बिंदु को अगर हम O मान लें, ठीक है, तो हमने एक बताया था अध्यारोपण का सिद्धांत। अध्यारोपण के सिद्धांत में हम लोगों ने ये जाना था कि अगर हम किसी भी आवेश पर लगने वाला बल निकालते हैं तो वो इस आवेश पर लगने वाला बल कैसे निकालेंगे, इसके द्वारा लगने वाला बल, इसके द्वारा लगने वाला बल, इसके द्वारा लगने वाला बल, इसके द्वारा लगने वाला, सभी बलों का योग करना होता है हमें, यही तो होता है। अब ध्यान से देखिए, इसके द्वारा इसको कितना बल लगेगा ये हमें पता करना है, फिर इसके द्वारा कितना बल लगेगा, इसके द्वारा कितना लगेगा, इसके द्वारा कितना लगेगा, ये सब हमें बल पता कर लेना है। अच्छा, दूरियां कितनी है तो ध्यान से देखिएगा, हमें पता है 10 सेंटीमीटर की भुजा इस वर्ग की थी। वर्ग की भुजा कितनी है, 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर का मतलब है 0.1 मीटर। ठीक है, अभी के लिए ऐसे देख लो, ये कितनी होगी, अगर हम ऐसे कहें ये पूरी कितनी होगी, ये अगर 10 है, ये 10 है, तो ये 10√2 होगी, क्योंकि आप पाइथागोरस थ्योरम तो जानते ही होंगे। ठीक है, ये 10 है, ये 10 है, तो ये 10√2 आ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये होगी पूरी 10√2। लेकिन अगर हम ये D बिंदु है, D से O तक की बात करें तो केवल 5√2 होगी और इधर 5√2 होगी, इधर भी 5√2 होगी, इधर भी 5√2 होगी। लेकिन एक्चुअल में हमें इन दूरियों से लेना देना है नहीं। निकालना चाहें तो आप निकाल सकते हैं, लेकिन इनसे लेना देना नहीं होगा। अब क्यों नहीं होगा, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन मेरे ख्याल से सब लोग लगभग जानते होंगे, 1-2 ही लोग होंगे यहाँ पर जो इस क्वेश्चन को सॉल्व ना कर पाए। हो जाएगा ना, सिंपल है। ध्यान से देख लो, एक बार देख लो भाई, देख लो। देखो इसमें करना क्या है, सबसे पहले हम A के कारण O पर लगने वाला बल निकालेंगे, फिर B के कारण O पर लगने वाला बल निकालेंगे, C के कारण भी निकालेंगे, D के कारण भी निकालेंगे। लेकिन हम यहां पर देखें
कि O की दूरी A से कितनी है 5√2, आवेश कितना है 2 माइक्रोकूलम। इधर आओ, C से कितनी दूरी है 5√2, आवेश कितना है 2 माइक्रोकूलम। इसका मतलब है आवेश और दूरी यहां पर बराबर है, यहां पर भी आवेश दूरी जितनी है उतनी ही आवेश दूरी यहां पर है। इसका मतलब है ये दोनों बल आपस में बराबर होंगे ना, लेकिन दिशाएं किधर होंगी दोनों बलों की। तो आवेश ये धनात्मक है, धनात्मक आवेश के कारण जो बल होता है वो बाहर की ओर ऐसे होगा, ठीक है। तो ये एक बल लगेगा जिसे हम Fa कह सकते हैं, A के द्वारा लगने वाला बल। और यहां पर जो एक इधर बल लगेगा ये होगा Fc, C के द्वारा लगने वाला बल। इसी प्रकार यहां पर देखिएगा B के द्वारा लगने वाला बल किधर को होगा, माइनस का आवेश है तो इसी की ओर होगा ना, ये होगा Fb और माइनस आवेश है तो इसी की ओर बल होगा, इसका मतलब है Fd, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, ये वाला बल बराबर है, ये वाला बल बराबर है, दोनों बराबर ही होंगे और बराबर होंगे और विपरीत दिशा में होंगे। तो ऐसी स्थिति में हम जब परिणामी निकालेंगे तो घटा के प्राप्त करेंगे, घटाएंगे तो आंसर क्या आएगा 0। जब बराबर से बराबर घटाया जाता है तो 0, बराबर से बराबर घटाया जाता है तो 0, ठीक है। मतलब कोई भी बराबर वैल्यू है उसमें से अगर हम उतनी वैल्यू घटाते हैं तो 0 वैल्यू आता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, Fa निकालें, Fb निकालें, Fc निकालें, Fd निकालें। लेकिन हम निकालेंगे नहीं, क्यों नहीं निकालेंगे, क्योंकि हमें पता है सब बराबर ही निकलेंगे। और जब बराबर निकलेंगे मतलब सब बराबर नहीं, मतलब Fa Fc के बराबर होगा और Fb Fd के बराबर होगा, ठीक है। तो ये लिख देते हैं, आवेश बिंदु A व C पर स्थित आवेश समान है तथा इनकी बिंदु O से दूरी भी समान है, तब इस पोजीशन में हम कह सकते हैं कि Fa जितना होगा Fb भी उतना होगा, लेकिन विपरीत दिशा में होगा। बात क्लियर, ठीक है। जितना Fa होगा उतना Fb होगा, इसके द्वारा जितना बल लगेगा इसके द्वारा भी उतना ही बल लगेगा, लेकिन विपरीत दिशा में लगेगा। तो Fa बराबर है Fb के, लेकिन विपरीत दिशा में, इसलिए ऋणात्मक से दिखा दिया, ठीक। दूसरी बात, यही बात हम लोग इधर भी लिख देते हैं, B व C बिंदु B व D पर स्थित आवेश समान है तथा इनकी दूरियां अच्छा गलत लिख रहे हैं, दूरियां भी समान हैं। अतः हम कह सकते हैं Fc बराबर होगा Fd के, लेकिन विपरीत दिशा में। Fc अगर इधर लग रहा है, सॉरी Fc नहीं, B और D की बात कर रहे हैं। Fb अगर इधर लग रहा है तो Fd इधर लग रहा है, विपरीत दिशा में है। हाँ अच्छा यहाँ पे, हाँ भाई C होगा, ठीक, धन्यवाद। तो Fa बराबर है Fc के, ठीक है। Fa और Fc दोनों बराबर थे, Fa और Fc दोनों बराबर थे लेकिन विपरीत दिशा में थे, ठीक है। Fb और Fd दोनों बराबर हैं लेकिन विपरीत दिशा में है, ठीक है। हम बिंदुओं पर परिणामी बल निकालेंगे तो क्या करेंगे, सभी को जोड़ेंगे। तो लिखें आवेश 1 माइक्रोकूलम, 1 माइक्रोकूलम है ना बिंदुओं पर, 1 माइक्रोकूलम पर लगने वाला परिणामी बल, ये मार्कर दिखाई नहीं देता उसमें, परिणामी बल F बराबर में क्या होगा, Fa Fb Fc और Fd, ठीक। सबको जोड़ दें। तो F बराबर Fa कितना,
एफ ए की जगह पर माइनस एफ सी लिख सकते हैं, तो एफ ए की जगह पर माइनस एफ सी लिख दिया, एफ बी की जगह पर माइनस एफ डी लिख दो, माइनस एफ डी, और इनको लिखा रहने दो एफ सी और एफ डी। एफ सी माइनस प्लस का खत्म, एफ डी माइनस प्लस का खत्म, अर्थात लगने वाला परिणामी बल क्या होगा? शून्य होगा। 1 कूलाम पर लगने वाला परिणामी बल शून्य। ठीक है, तो इसको नोट करना है तो अगर नोट कर लो फिर आगे बढ़े। ओके, तो इसको मिटाते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। जो भी छूटा है उसका कैलकुलेशन आप लोग कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है मेरे ख्याल से। ठीक, आप चलें और अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है 1.7 ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया है ए, इसमें 2 क्वेश्चन दिए गए भाई, 2 क्वेश्चन दिए हैं। बताया है स्थिर वैद्युत क्षेत्र रेखा एक संतत वक्र होती है। संतत वक्र मतलब कंटिन्यूअस कर्व, कहीं पर टूटती नहीं है। ठीक है, संतत वक्र होती है। क्या दिखाना है? स्थिर क्षेत्र रेखा एक संतत वक्र होती है, अर्थात कोई क्षेत्र रेखा एकाएक नहीं टूट सकती। क्यों? इसका कारण बताना है आपको। जो वैद्युत क्षेत्र रेखा होती है वो संतत वक्र होती है, अर्थात कहीं भी टूटती नहीं है। जैसे अगर हम बात करें, यहां पर हमने एक प्लेट लिया प्लस का और यहां पर प्लेट है माइनस की। ठीक है, तो यहां पर प्लस से माइनस की ओर वैद्युत क्षेत्र बनेगा। ठीक है, बनेगा, तो ये वैद्युत क्षेत्र रेखा इस तरह से जा रही होगी ये। ठीक, यहां से चल के यहां तक पहुंचेगी। इसका मतलब है ये संतत वक्र है, कहीं पर टूटी नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता कि ऐसे ऐसे जा रही है वो, यहां पर है ही नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। समझ रहे ना? और जहां पर वैद्युत क्षेत्र रेखा होगी वहीं पर वैद्युत क्षेत्र बनेगा, जहां पर वैद्युत क्षेत्र रेखा नहीं है वहां पर वैद्युत क्षेत्र नहीं है। वैद्युत क्षेत्र रेखा दिखाती क्या है? तो याद रखिएगा, वैद्युत क्षेत्र रेखा के किसी भी बिंदु पर आप कोई भी स्पर्शज्या खींचें, स्पर्शज्या मतलब टेंजेंट, स्पर्श रेखा कहला है। ठीक है, स्पर्श रेखा खींचे तो वो स्पर्शज्या जो होती है उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है। मान लिया कोई वैद्युत क्षेत्र रेखा इस तरह से जा रही है, मान लिया, अक्सर ऐसा ही होता है, क्योंकि अगर एक हम यहाँ पर आवेश रख दें प्लस का, यहाँ पर माइनस का रख दें, तो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं ऐसे सीधी सीधी ही केवल नहीं जाती हैं। वैद्युत क्षेत्र रेखाएं ज्यादातर सिकुड़ने का प्रयास करती हैं और वो इस तरह से चलती हैं। तुमने बुक्स में भी ऐसे चित्र बने देखे होंगे। ठीक है, तो इस तरह से चलती हैं, तो थोड़ा ये घुमावदार होती हैं, वक्र होती हैं। अब ध्यान से देखिएगा, अगर हम पूछे आपसे कि यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या है, तो जहां पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा पूछी जाए उस बिंदु पर जाइए आप और यहाँ पर एक स्पर्श रेखा खींच दीजिए, स्पर्शज्या खींच दीजिए। स्पर्शज्या मतलब इसको स्पर्श करती हुई रेखा, और ये स्पर्श करती हुई रेखा खींचेंगे तो ये इसकी दिशा बता देगी, यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा ये है। अगर हम पूछें इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा, तो यहाँ पर स्पर्श रेखा खींचो तो यहाँ पर ये दिशा हो गई, यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा ये हो गई, यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा ये हो गई। समझ रहे हैं ना? तो हर बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा बदल सकती है। समझ रहे हैं? अगर हम क्षेत्र रेखा के किसी भी बिंदु पर स्पर्शज्या खींचते हैं तो वह स्पर्शज्या क्या व्यक्त करती है? उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है। बात क्लियर हुई? ठीक है। अब ये वैद्युत क्षेत्र रेखाएं जो हैं, इन्होंने बताया ये संतत वक्र होती हैं, अर्थात ये एकाएक कभी नहीं टूटती हैं। ऐसा नहीं है कि ये क्षेत्र रेखा यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है और ये क्षेत्र रेखा ऐसे जा रही है, पता चला यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर है नहीं। ऐसा नहीं हो सकता। कारण बताना है इसका, क्यों? ठीक है, नहीं हो सकता ये हमने बताया। अब इसका कारण क्या है, क्यों ऐसा नहीं हो सकता? क्योंकि सिंपल सी एक बात है, अगर यहां पर क्षेत्र रेखा नहीं होगी तो यहां पर वैद्युत क्षेत्र नहीं होगा। और याद रखिएगा, अगर कहीं पर धनावेश है और एक जगह पर ऋणावेश है तो उनके बीच में हर स्थान पर वैद्युत क्षेत्र होता है। अगर यहां पर क्षेत्र रेखा नहीं है तो यहां पर वैद्युत क्षेत्र नहीं होना चाहिए, जबकि वहां पर भी वैद्युत क्षेत्र पाया जाता है। तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र होगा, वैद्युत बल रेखा भी होगी, वहाँ पर वैद्युत क्षेत्र रेखा भी होगी।
क्योंकि अगर वैद्युत क्षेत्र रेखा हम सोचे कि यहाँ पर मान लिया वैद्युत क्षेत्र रेखा नहीं है, तो अगर नहीं है तो यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र भी नहीं होना चाहिए, और वहाँ पर आवेश रखो तो आवेश पर बल का अनुभव होता है, तो इसका मतलब वैद्युत क्षेत्र तो यहाँ पर है। अगर वैद्युत क्षेत्र है तो इसका मतलब है वहाँ पर क्षेत्र रेखा भी होगी, अर्थात क्षेत्र रेखा जो होती है वो एकाएक कहीं पर टूटती नहीं है, वो संतत वक्र होती है, मतलब कंटिन्यूअस यहाँ से वहाँ तक पहुँचती है। बात क्लियर है? ठीक है, तो इसका आंसर लिखिएगा, पहले 1.7 डालिएगा, उसका ए डालिएगा पार्ट और ए का आंसर लिखना स्टार्ट करिए। लेकिन स्थिर क्षेत्र रेखा, स्थिर वैद्युत क्षेत्र रेखा, जो इसमें क्वेश्चन में यूज किया गया वर्ड वही यूज करते हैं। स्थिर वैद्युत क्षेत्र रेखा, स्थिर वैद्युत क्षेत्र रेखा एक संतत वक्र होती हैं, संतत वक्र होती है, क्योंकि यदि किसी स्थान पर क्षेत्र रेखा नहीं होगी तो उस स्थान पर क्षेत्र रेखा नहीं होगी तो उस स्थान पर वैद्युत क्षेत्र भी नहीं होगा। अतः वैद्युत क्षेत्र रेखाएं एकाएक नहीं टूट सकती। वैद्युत क्षेत्र रेखाएं एकाएक नहीं टूट सकती। ये बात क्लियर हो गई? इसका ए ऑप्शन यहीं पर खत्म है, आंसर खत्म है। ठीक है, इसके बी क्वेश्चन में, बी पार्ट में कुछ और पूछा है, वो सुनिए क्या पूछा है। बी पार्ट में ये पूछा है कि स्पष्ट कीजिए कि दो क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे का प्रतिच्छेदन क्यों नहीं करती हैं। मतलब है दो क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं हैं, ये कंफर्म है, लेकिन क्यों नहीं काटती हैं ये आपको बताना है। ठीक है, दो क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं, कारण बताना है क्यों नहीं करती हैं। ध्यान से देखिए, मान लिया एक आवेश यहां पर है, ठीक है, एक आवेश यहां पर है, यहां से एक क्षेत्र रेखा इस तरह से जा रही है, ठीक है, और दूसरी क्षेत्र रेखा इस तरह से यहां से निकली और इस तरह से जा रही है। मान लिया एग्जाम्पल मैंने काटने का प्रयास किया कि काट दिया। अगर ये काट देगी तो इस बिंदु पर हम आपसे अगर दिशा पूछें वैद्युत क्षेत्र की क्या होगी, तो यहां पर हम आपसे यहां पर दिशा पूछें वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, तो आप कहेंगे कि यहां पर एक स्पर्श रेखा खींचो और स्पर्श रेखा बता देगी दिशा इसकी। बात क्लियर है? तुरंत बता दिया। यहां पर दिशा किधर होगी, स्पर्शज्या खींची, दिशा निकाल लिया। लेकिन जब हम यहां पर कहेंगे दिशा बताइए, तो कोई तो कहेगा कि इस तरह से स्पर्शज्या खींचो, और कोई कहेगा कि इसको स्पर्श करते हुए रेखा खींचो, इस तरह से खींचो। ये तो होगा, दोनों स्पर्शज्या हैं और दोनों सही होनी चाहिए। इसका मतलब है यहां पर दो दिशाएं होनी चाहिए इस बिंदु पर, क्योंकि ये भी दिशा को व्यक्त करेगी, ये भी दिशा को व्यक्त करेगी, दो दिशाएं हो जाएंगी। और याद रखिएगा, किसी भी एक वैद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं थोड़ी हो सकती हैं। एक व्यक्ति हो या एक इंसान हो, व्यक्ति इंसान एक ही बात होती है, ठीक है। एक व्यक्ति हो या फिर एक वैद्युत क्षेत्र हो या फिर एक क्या बोलते हैं चुंबकीय क्षेत्र हो, कोई भी क्षेत्र हो, उसकी एक अगर है वो उसकी एक ही दिशा होगी। हाँ, यहाँ पर अगर कोई दूसरा आवेश होता, ये कह दो कि यहां पर एक दूसरा आवेश रखा है, ठीक है, यहां पर, तो इनके कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा जब दूसरी होती और यहां पर, तब एक वैद्युत क्षेत्र की दिशा यहां पर होती और ये एक वैद्युत क्षेत्र की दिशा यहां पर होती। जैसे हम लोग पिछले क्वेश्चन में करते भी चले आ रहे थे कि एक बिंदु पर एक वैद्युत क्षेत्र की दिशा E1 इधर कहीं पर होती थी, दूसरी इधर कहीं पर होती थी, ठीक है, लेकिन वो दो अलग अलग आवेशों के कारण होते थे। समझ पा रहे हैं?
लेकिन अगर हम एक ही आवेश कण या एक ही वैद्युत क्षेत्र की बात करेंगे तो एक ही वैद्युत क्षेत्र की दिशाएं दो नहीं हो सकती किसी भी बिंदु पर, ठीक है। इसलिए हम कह सकते हैं कि एक ही वैद्युत क्षेत्र के भीतर जो वैद्युत बल रेखाएं होंगी वो कभी भी एक दूसरे को काटेंगे ही नहीं। अगर काटेंगी तो वहां पर दो दिशाएं होंगी, जो कि संभव नहीं है। किसी एक वैद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं संभव नहीं है। अगर ऐसा होता है तो दो दिशाएं होंगी, दो दिशाएं संभव नहीं है। अगर दो दिशाएं संभव नहीं है तो इसका मतलब है वो फिर काटेंगे भी नहीं, ठीक है। अगर काटती तो दो दिशाएं होती, लेकिन दो दिशाएं होती नहीं है तो फिर वो काटती भी नहीं है। कहानी कहता मैं, ठीक है। तो इसको लिख लेना है, लिखिएगा इसका बी आंसर लिखिएगा 1.7 के बी का आंसर लिखिए। वैद्युत क्षेत्र रेखाओं पर, वैद्युत क्षेत्र रेखाओं के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्शज्या, वैद्युत क्षेत्र रेखाओं के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्शज्या, स्पर्शज्या तो लिख ही लेंगे ना, इंग्लिश में लिखें तो टेंजेंट, ठीक है। खींची गई स्पर्शज्या उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती हैं। उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है। वैद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करते हैं। यदि दो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करेंगी, यदि दो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं, यदि दो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करेंगी या काटेंगी, कुछ भी लिख लें, तो उस कटान बिंदु पर या प्रतिच्छेदन बिंदु पर, उस कटान बिंदु पर दो दिशाएं होंगी। दो दिशाएं होंगी जो कि असंभव है, जो कि असंभव है। अतः दो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करेंगी, क्योंकि दो दिशाएं हो नहीं सकती। अगर दो दिशाएं नहीं हो सकती हैं तो फिर वो प्रतिच्छेदित भी नहीं कर सकती। अतः वैद्युत क्षेत्र रेखाएं या दो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेदित नहीं करेंगी, ठीक है। तो ये तो हो गया 1.7 का आंसर, और इसके बाद में हम लोग चलते हैं 1.8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 1.8 ध्यान से देखिएगा। दिया है दो बिंदु आवेश QA बराबर 3 माइक्रोकूलम, QB बराबर -3 माइक्रोकूलम निर्वात में एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। पहले इतना कर लेते हैं। एक आवेश है QA 3 माइक्रोकूलम का, QA बराबर में 3 माइक्रोकूलम, QB बराबर में -3 माइक्रोकूलम निर्वात में 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है, अर्थात R बराबर 20 सेंटीमीटर, ठीक। लेकिन ना तो हमें एक माइक्रोकूलम में आवेश चाहिए, ना दूरी हमें सेंटीमीटर में चाहिए। तो फिर क्या करेंगे, बदल देना, बदल दें। QA को क्या लिख सकते हो बताओ भाई। QA को लिख सकते हो 3 × 10⁻⁻6 कूलम। QB को आप लिख सकते हो -3 × 10⁻⁻6 कूलम। और R को आप क्या लिख सकते हो, अच्छा 20 × 10⁻⁻2, या फिर हम 0.2 भी लिख सकते हैं बच्चा, जानकारी के लिए बता दें, ठीक है। अच्छी बात, इतना हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, हमें करना क्या है, अब ध्यान से देखिए, इसका जरा फिगर ड्रा कर रहे हैं, ठीक है। इसमें क्या है, एक बिंदु A है जहां पर आवेश स्थित है, यहां पर QA स्थित है, और दूसरा है बिंदु B जहां पर QB स्थित है, ठीक है। A बिंदु है, B बिंदु है, इनके बीच की दूरी कितनी है, तो बताया गया है 20 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। इतना अभी तक ये क्वेश्चन हम लोगों ने जो पढ़ा है वो इतना है। आगे इसमें क्या बोला गया है सुनिएगा।
ए वाला क्वेश्चन अब पूछा जा रहा है, इसमें भी 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसमें से एक क्वेश्चन क्या है, बताया गया है दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा AB के मध्य बिंदु O पर वैद्युत क्षेत्र कितना होगा। दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा ये के मध्य बिंदु, मतलब यहां पर बीचों बीच पॉइंट, ठीक, मध्य बिंदु को O मान लें, मध्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र कितना होगा, मतलब यहां पर वैद्युत क्षेत्र आपसे पूछा जा रहा है कितना होगा। ठीक, ये पूछा जा रहा है। ध्यान से देखिए, अगर ये मध्य बिंदु है तो इससे जितनी दूरी पर O होगा उतनी ही दूरी पर B से होगा। अर्थात इधर अगर 10 सेंटीमीटर हुआ, इधर भी 10 सेंटीमीटर हुआ, क्योंकि 20 सेंटीमीटर टोटल था। समझ पा रहे हैं, दूरी बराबर है और आवेश भी बच्चा बराबर है। भैया 3 माइक्रोकुलाम यहां भी है, 3 माइक्रोकुलाम यहां भी है, बस विपरीत प्रकार का है। ठीक, दूरी बराबर है, आवेश बराबर है, तो वैद्युत क्षेत्र भी बराबर ही होंगे। इतना तो हमें क्लियर है। ठीक, तो वैद्युत क्षेत्र हम निकाल लेते हैं पहले। भैया ये दोनों बिंदु आवेश हैं और बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र कितना होता है कुछ दूरी पर, फार्मूला है E=KQ/R²। यही है किसी भी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो निकालते हैं QA तथा QB, दोनों को साथ ही में निकाल लेते हैं क्योंकि दोनों बराबर ही होंगे। ठीक है, तो लिख देते हैं QA तथा QB के कारण बिंदु O पर वैद्युत क्षेत्र, ठीक है, कितना होगा। तो हम उसे EA लिखें या EB लिखें। A के कारण EA लिखेंगे, B वाले के कारण EB लिखेंगे, दोनों बराबर होंगे तो इसीलिए हम साथ ही में दोनों को निकाल देते हैं। ठीक है, फार्मूला है KQ/R²। ठीक, अच्छा रखो जरा, K का वैल्यू 9 × 10⁻⁹ यही होता है। Q 3 माइक्रोकुलाम है, 10⁻⁻6 लिखेंगे भाई, 3 × 10⁻⁻6। ठीक, Q1 Q2 दोनों बराबर थे। अपान में R², 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है तो 10 सेंटीमीटर, ये हमको R नहीं चाहिए, ये R नहीं चाहिए, ये तो कुल दूरी है बउआ। ठीक है, तो इसको हम कैपिटल R दिखा दें, क्या दिक्कत है। और स्मॉल r हम लोग लिख देते हैं 10 सेंटीमीटर है, क्योंकि हमें अगर इसके कारण यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र निकालना है तो इतनी दूरी चाहिए ना, फिर इसके कारण निकालना है तो इतनी दूरी चाहिए, दोनों बराबर होंगी। अर्थात 10 सेंटीमीटर को हम लोग क्या लिखेंगे, 10 × 10⁻², या फिर हम इसको ये भी तो कह सकते हैं 10⁻⁻1। भैया 1 प्लस की ये है, घटा दिया ना। ठीक, 10⁻⁻1 मीटर बचा। ठीक, तो ये देखिएगा यहाँ पर 10⁻⁻1 का स्क्वायर, 10⁻⁻1 का स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पर ध्यान से देखो, इसको हल कर लेते हैं तो EA बराबर में है EB, दोनों बराबर हैं, कितना होगा 9 3 की गुणा 27 गुणे में 10 की पावर कितनी बचेगी 3, और नीचे है 10⁻⁻2, ऊपर जाएगी प्लस की हो जाएगी। ठीक है, तो ये 27 गुणा 10⁻3 10⁻2, तो ये बन गया 27 गुणा 10⁻5। भैया वैद्युत क्षेत्र है तो न्यूटन प्रति कूलम होगा। ठीक है, अब जरा बात बताइए, हमने ये तो बताया था कि दशमलव तो लगाना ही होता है इसमें। दशमलव कहाँ पे लगाओगे, कहाँ पे लगाओगे, हाँ यहाँ पे दशमलव चाहिए। अभी कहाँ पर है दशमलव, अभी यहाँ पर है। जब नहीं दिखता है तो लास्ट में होता है, लास्ट में यहाँ पर दशमलव है और यहाँ पर लाना है। जब इधर बढ़ते हैं तो घातें बढ़ती हैं, घातें जब इधर आते हैं तो घातें बढ़ती हैं ना, तो घातें बढ़ाएंगे भाई। तो यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र अगर हम निकालें तो E या EA और EB यहाँ पर 2.7 करेंगे तो घात 1 बढ़ा देंगे, 5 में 1 जोड़िए 6 हो जाएगा ना। अच्छा ये सोच रहे हो माइनस वाला जो कल था, पगलियाओ नहीं, थोड़ा दिमाग लगाओ। ठीक, 2.7 × 10⁻6 न्यूटन प्रति कूलम। इतनी बात क्लियर। EA निकाल लिया, EB निकाल लिया, लेकिन हमें EA और EB दोनों अलग अलग नहीं चाहिए, हमें तो इनका परिणाम ही चाहिए ना।
तो परिणामी विद्युत क्षेत्र निकालें, लेकिन परिणामी विद्युत क्षेत्र निकालने के लिए हमें दिशा देखनी होगी कि EA की दिशा और EB की दिशा है किधर। प्लस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा हमेशा उसके बाहर की ओर होती है। अब ध्यान से देखिए, ये वाला प्लस का आवेश है, ये वाला माइनस का। प्लस आवेश कारण इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा बाहर की ओर होगी, अर्थात EA का डायरेक्शन ये है, ठीक। माइनस आवेश कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा उसके भीतर की ओर होती है। माइनस आवेश है अगर यहां पर, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा इसके भीतर की ओर होगी, अर्थात इसी की ओर होगी, अर्थात यहां पर EB का डायरेक्शन भी, ठीक। EA और EB दोनों का डायरेक्शन सेम, और अगर दोनों का डायरेक्शन सेम तो क्या होगा, परिणामी निकालते समय जोड़ देंगे। तो लिखें बिंदु O पर परिणामी तीव्रता, बिंदु O पर परिणामी तीव्रता E = बन जाएगा EA प्लस EB, ओके। E = EA कितना, अरे दोनों बराबर हैं, 2.7 × 10⁶ प्लस 2.7 × 10⁶, ठीक है। तो 2.7 और 2.7 जुड़ करके 5.4 हो जाएगा। 27 दूना 54 होता है ना, हाँ। 10⁶ न्यूटन प्रति कूलाम। ये बिंदु O पर, मतलब AB को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल आई। इसका A पार्ट लगा है, अभी A पार्ट हुआ है, अभी B पार्ट लगाना है। इसको जरा नोट करो, फिर B पार्ट पर चलते हैं। चलो इसका सेकंड पार्ट देखते हैं, ठीक। इसी का सेकंड पार्ट, मतलब हम यहां से मिटा दें इसको, बस, ठीक है। इसको याद रखिएगा, विद्युत क्षेत्र बिंदु O पर कितना निकला है ये हमें पता है, ठीक। बिंदु O पर विद्युत क्षेत्र पता है हमें कितना है, 5.0 × 10⁶ न्यूटन पर कूलाम है बिंदु O पर विद्युत क्षेत्र। अब आगे सुनिए, इसमें बी पार्ट में जो क्वेश्चन पूछा है, बी पार्ट में जो क्वेश्चन है, यदि 1.5 × 10⁻⁹ कूलाम परिमाण का कोई ऋणात्मक आवेश, परीक्षण आवेश इस बिंदु पर रखा जाए तो यह परीक्षण आवेश कितने बल का अनुभव करेगा। किस बिंदु पर, इस मध्य बिंदु पर। अब इसने बताया है इसके बी पार्ट में, ध्यान से देखिए कि जो मध्य बिंदु था, इस बिंदु पर एक आवेश रखा जाएगा, कितने कूलाम का है, तो ये 1.5 × 10⁻⁹ कूलाम का एक परीक्षण आवेश है, यहां पर रख दिया गया है। तो यहां पर अब इस आवेश पर कितना बल लगेगा ये बताना है, ठीक। अच्छा, बल के लिए फॉर्मूला फिर हम वही लगाएं, Q1 Q2 अपन Q1 Q2 अपन R²। इसके कारण निकालें, फिर इसके कारण, दोनों का बराबर होगा, फिर दोनों को जोड़ें। ये बेहतर नहीं होगा। कारण क्या है, निकालेंगे आंसर आएगा, सही होगा, लेकिन थोड़ा बड़ा हो जाएगा, क्योंकि अब हमें विद्युत क्षेत्र इस बिंदु पर पता है, जहां पर ये आवेश रखा है इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें पता ही है। और जब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता है तो बल का फार्मूला विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के पदों वाला लगा लेना, सरल पड़ जाएगा। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के पदों में विद्युत बल का फॉर्मूला क्या होता है, F = Q × E, पढ़ा था ना, F = Q × E होता है। तो यहां पर परीक्षण आवेश दिया गया है, इस परीक्षण आवेश को हम लोग क्या लिख लेंगे, इस परीक्षण आवेश को Q0 से लिखें, तो लिखें परीक्षण आवेश को किससे लिखेंगे, Q0 से लिखते हैं। तो Q0 बराबर में दिया है 1.5 × 10⁻⁹ कूलाम, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें पता ही है, अच्छा 9 है, ठीक है। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें पता ही है यहाँ पर कितनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अभी हम लोग निकाल चुके हैं 5.4 × 10⁶ न्यूटन पर कूलाम, ठीक है। तो अब हम बल निकालना चाहते हैं, तो विद्युत बल निकालें, विद्युत बल F = Q0 × E, यही होता है। F = Q0 का वैल्यू 1.5 × 10⁻⁹। अच्छा, ऋणात्मक आवेश ने बताया है ना, क्या बोला था, ऋणात्मक आवेश ना, ऋणात्मक परीक्षण आवेश, तो माइनस रख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये ऋणात्मक आवेश है, ठीक।
ई जो है यहां पर ई का वैल्यू है 5.4 इंटू 10⁶, ठीक है। F इज इक्वल टू गुणा कर दें 15 और 54 की गुणा करो, 15 चक्कू 60 का 0, 15 पना 75 और 6 81, ठीक। 1 2 अंक बाद दशमलव, अपने सटीक जगह पर दशमलव है, इधर उधर करने की आवश्यकता नहीं है। 10 की पावर कितनी, -3 न्यूटन का इतना बल लगेगा। लेकिन अगर हम Q को चिन्ह के सहित ले लेते तो ये दिशा भी बता देता। यहाँ पर चिन्ह के सहित अगर आवेश को रखेंगे तो ये माइनस का आएगा। बल वैसे ऋणात्मक ऋणात्मक लिखा नहीं जाता है, लेकिन यहाँ पर माइनस चिन्ह सिर्फ ये व्यक्त करता कि जो बल है ये वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में है, ठीक है। अगर वैद्युत क्षेत्र इस दिशा में प्राप्त हुआ था, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र इस दिशा में था, तो बल इस दिशा में लगेगा, ठीक। तो ये बता देगा, कोई दिक्कत नहीं है। बल की दिशा लिख देना, वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा, ठीक है। तो वो उतना बड़ा कैलकुलेशन करने से हम लोग बच गए और छोटे से में ही क्वेश्चन हो गया ये वाला, तो इसको जल्दी कर लो। अच्छा, ठीक। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन नंबर 1.80 पढ़ रहे थे अभी तक। अच्छा, ठीक है। तो 1.9 पर चलते हैं, जरा देखिएगा 1.9। देखो 1.9 में क्या बोला है, 1.9 में है किसी निकाय में दो आवेश हैं। QA बराबर में दिया है 2.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलाम। QB बराबर कितना है, माइनस का 2.5 इंटू 10⁻7 कूलाम, ठीक है। क्रमशः दो बिंदुओं A, एक बिंदु दिया गया है A 0,0, +15 और एक बिंदु B दिया है 0,0, -15, ठीक है। अच्छा, ये माइनस है और ये प्लस है, ठीक। पर अवस्थित है। निकाय का कुल आवेश तथा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है। निकाय का कुल आवेश आपको बताना है, इसमें एक कुल आवेश, ओके, कुल आवेश सबसे पहले बताना है। उसके बाद में दूसरा क्या बताना है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। द्विध्रुव आघूर्ण मतलब P आपको बताना है, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखिए, पहले A और B बिंदु हैं कहां पर, ये किस तरह से रखे हैं। तो 3D कोऑर्डिनेट्स दे दिए हैं, इसने निर्देशांक दे दिए हैं और भी 3D वाले दे दिए हैं, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। है ऐसा कुछ भी नहीं, ध्यान से देखिएगा। एक x अक्ष होता है, हमें पता है, एक y अक्ष होता है, एक z अक्ष होता है, ठीक। x अक्ष x माइनस ये होता है, ये y होता है, ये माइनस वाला y होता है, ये z होता है, ये माइनस का z होता है, ठीक। अब ध्यान से देखिए, x 0 है, y 0 है और z पर -15 है। तो z पर -15 आना है, इधर साइड में कहीं पर -15 है मान लिया, ठीक है। तो ये, अच्छा ये है -15, 0, 0, -15, ओके, ये A हो गया। और B है कहीं पर, Z पर ही आना है ना, +15, तो इधर साइड में आना है। तो यहाँ पर आ गए हम, ये बिंदु B है, इसके निर्देशांक है 0, 0, +15, ठीक। तो A और B के बीच की कुल दूरी कितनी हो जाएगी। देखो यहां से यहां तक 15 थी, ठीक है, ऊपर की ओर गए थे 15 और फिर नीचे की ओर आए 15 यहां से, ठीक है। तो टोटल दूरी कितनी है, 30 है, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, ये 30 सेंटीमीटर की दूरी पर दो आवेश रखे हैं और दोनों आवेश बराबर हैं और विपरीत प्रकार के हैं, ठीक है। बराबर हैं, विपरीत प्रकार के हैं, आवेश कुछ दूरी पर रखे हैं, तो ऐसी स्थिति में हम कहते हैं कि ये वैद्युत द्विध्रुव का निर्माण कर रहे होंगे। बराबर और विपरीत प्रकार के आवेश कुछ दूरी पर अगर रखे होते हैं तो ये क्या बनाते हैं, वैद्युत द्विध्रुव। और वैद्युत द्विध्रुव अगर ये बना रहे हैं तो अब हम कह सकते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव का कुल आवेश सबसे पहले बताना है हमें, उसके बाद में वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बताना है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण निकालते समय फार्मूला हमें पता है, P = 2QL, लेकिन ये L जो होती है क्या होती है, एक तरफ की लंबाई होती है L,
ठीक है। ये पूरी लंबाई 15 मत लिख, मतलब 30 ना लिख लेना, ठीक है, क्योंकि द्विध्रुव की लंबाई यहाँ पर जो L होती है वो एक तरफ की लंबाई होती है। द्विध्रुव हम लोगों ने पढ़ा था ना, ये मध्य बिंदु होता था, ये A था, ये B था, तो इधर L होता था, इधर L होता था, टोटल लंबाई 2L होते थे। तो L का मतलब है एक तरफ की लंबाई। 15 लिखना, 30 नहीं लिखना, ठीक है। तो यहाँ पर हम L की जगह पर 15 लिख लेंगे। Q आवेश पता ही है, कोई आवेश ले लेना, एक ये वाला लिख लेना, ये वाला लिख लेना, चिन्ह लेने नहीं है, तो दोनों में से कोई एक आवेश लिख लेना। और यहाँ पर L की जगह पर 15, Q की जगह पर लिख देना तो 2.10⁻⁷ और 2 तो है, गुणा कर लेना, निकल आएगा वैद्युत ध्रुवागुण। कोई दिक्कत है? वैद्युत ध्रुवागुण निकालने में तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि हमें दूरी पता है, L पता है, इसकी 15 है और आवेश पता है। आवेश और L दोनों जब पता है तो यहाँ पर रख देंगे, वैद्युत ध्रुवागुण आ जाएगा। कुल आवेश निकालना है। कुल आवेश मतलब द्विध्रुव पर जितने आवेश हैं उन सबको का योग कर लो, परिणाम ही निकालना है। कुल आवेश मतलब सबका योग, ठीक है। तो द्विध्रुव पर 2 आवेश हैं, एक ये है, एक ये है, इन दोनों का योग करिए, कुल आवेश निकल आएगा। 2.5 × 10⁻⁷ कूलाम और माइनस का 2.5 × 10⁻⁷ कूलाम जोड़ोगे तो 0 हो जाएगा। भैया बराबर है ना, ये प्लस का है, माइनस का है, खत्म, ठीक है। तो कुल आवेश क्या लिखेंगे? कुल आवेश Q बराबर 2.5 × 10⁻⁷ कूलाम और प्लस करेंगे इससे माइनस का 2.5 × 10⁻⁷ कूलाम और ये खत्म हो जाएगा। कुल आवेश 0 और द्विध्रुवागुण निकाल लेना, ठीक हो जाएगा ना। इसमें कुछ करना है, नोट करना है क्या? कुछ नहीं नोट करना है यार, हलवा चीजें हैं ये सब, ठीक। 10वां और बता देते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 को, क्वेश्चन नंबर 10 दिया है, क्वेश्चन नंबर 10 दिया है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर 4 × 10⁻⁹ कूलाम मीटर द्विध्रुव आघूर्ण, द्विध्रुव आघूर्ण, द्विध्रुव आघूर्ण मतलब P, द्विध्रुव आघूर्ण दिया है P, कूलाम मीटर दिया है तो समझ लो द्विध्रुव आघूर्ण है, ठीक है। कूलाम मीटर किसका मात्रक होता था? द्विध्रुव आघूर्ण का। तो P बराबर दिया है कितना? 4 × 10⁻⁹ कूलाम मीटर, ठीक, ये P दिया है, द्विध्रुव आघूर्ण जिसे बोलते हैं। इसके बाद में का कोई वैद्युत द्विध्रुव 5 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम परिमाण के एक समान वैद्युत क्षेत्र की, ये जो दिया है न्यूटन प्रति कूलाम, ये किसका मात्रक है? वैद्युत क्षेत्र का ना। तो ये क्या दिया है? वैद्युत क्षेत्र दिया है। वैद्युत क्षेत्र मतलब E दिया है 5 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम, ठीक है, के वैद्युत क्षेत्र की दिशा से 30 अंश के कोण पर संरेखित है, अर्थात इनके बीच का जो कोण है वो 30 अंश दिया है। अब आपको बताना है द्विध्रुव पर कार्यरत बल आघूर्ण का परिमाण परिकलित कीजिए, अर्थात टाउ बताना है। और टाउ का फॉर्मूला आपको पता है, टाउ बराबर PE sin थीटा, ठीक है। P का मान रखिए, E का मान रखिए, sin थीटा का मान रखिए और हल हो जाएगा, ठीक। क्लास यहीं पर ओवर होती है, अगले दिन आगे पढ़ेंगे।